बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स की, फिर रेट्स ऑफ रिएक्शन को हमने डिस्कस किया कि रिएक्शन रेट किसे कहते हैं, एवरेज रेट और जो है इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फ़र्क है। आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन या जिसे रेट इक्वेशन भी कहते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और उसके यूनिट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी हम जो है टच देंगे, लेकिन ऑर्डर की डिटर्मिनेशन के लिए एक और वीडियो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपलोड कर लेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस रिव्यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रीवियस नॉलेज ये होना चाहिए कि एक रिएक्टेंट जब रिएक्शन में जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो टाइम गुजरने के साथ रिएक्टेंट मसलन इस केस में NO2 की कंसंट्रेशन में कमी आती जाती है। पहले ये जो ग्राफ होता है बहुत ज़्यादा, जो इसका स्लोप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गिरने लगता है। इसकी कंसंट्रेशन में इजाफा होता है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन गिरता रहता है टाइम गुजरने के साथ। और फिर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम गुजरने के साथ उसमें इजाफा होता है, लेकिन जो है प्रोडक्ट के बनने का जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाता है। और दोनों जो प्रोडक्ट्स है इस रिएक्शन में NO और O2, उनके लिए जो है ग्राफ मुख्तलिफ तरीके से आगे प्रोसीड करता है और रिएक्शन रेट का जो स्लोप इन दोनों का फ़र्क होगा। तो इस बेस पे हम किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट भी मालूम कर सकते हैं और एवरेज रेट भी मालूम कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को हमने कल डिटेल से जो है लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है। अगर आपको इसको समझने में कोई इश्यू है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 इस टॉपिक का, इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 आप देख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ रेट इक्वेशन, जिसको हम रेट इक्वेशन भी कहते हैं, रेट लॉ भी कहते हैं और रेट इक्वेशन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात यह है कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में ये पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन की जो रेट होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मसलन यहाँ पे देखें, A और B मिलके C और D बना रहे हैं और उनके कोएफिशिएंट A, B रिएक्टेंट के, C, D और प्रोडक्ट के। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में ये A और स्मॉल a और B को यहाँ पे हमने इनके पावर्स में रेज किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, A है तो यहाँ पे पावर x और B है तो पावर y। ये पावर्स मैंने A और B इसलिए नहीं लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के लिए जब हम रेट इक्वेशन या रेट लॉ लिखते हैं तो इनके जो पावर्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए जाते हैं। यानी हम सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के इनके पावर्स नहीं बना सकते। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पे पावर्स A और B की बजाय x और y लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन में ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, बट इन दिस केस पावर्स A एंड B आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ये जो A और B सिंपल इनके पावर्स नहीं बने, जब हमने A को एक्सपेरिमेंटली मसलन डिटरमिन किया तो x के इक्वल था और B y के इक्वल था। तो यहाँ पे पावर A और B भी मैं लिख सकता था। फिर इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती, शायद हम ये समझते हैं कि यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे आके पावर्स बनते हैं। ऐसा नहीं होता, ये नया पावर बनता है और ये नया जो है इसका पावर बनता है और ये एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं, जो कि बैलेंस केमिकल को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जरिए ये लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन में देखा कि ये असल में रिलेशनशिप वाज़ेह करता है
किन दो चीजों का रिलेशनशिप, रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन का रिएक्टेंट के साथ यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ रिलेशनशिप, और रेट कांस्टेंट के साथ, यानी ये जो के है ये एक कांस्टेंट है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक खास टेम्परेचर पे के की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस तरह हम रेट कांस्टेंट के को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट के को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये के जो होता है उस वक़्त रेट ऑफ रिएक्शन होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है यूनिटी के इक्वल हो। मसलन इस केस में देखें, हम अभी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के को डिस्कस कर रहे हैं। के हमें ये बताता है कि अगर इस केस में रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 1 मोल्स पर डीएम क्यूब हो, बी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब हो, तो हम जब इसको रेट इक्वेशन में पुट करते हैं तो इनके पावर्स जो है 1 का जो भी पावर हो वो जो है A1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इनकी जो है 1 होने की वजह से 1 का जो भी पावर हो वो 1 के इक्वल होता है, तो वो के इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस वक़्त रेट ऑफ रिएक्शन को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी के इक्वल हो। यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट जो है इसके नेचर पे डिपेंड करता है, और के की वैल्यू एक खास रिएक्शन के लिए एक खास टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट होता है। और के की डेफिनेशन हम इस तरह, ये जो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड specific rate constant when the concentration of reactants is equal to unity। देखें यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे A और B। अब यहाँ A भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है और B भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है। फिर K मल्टीप्लाइड बाय ये करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास K के इक्वल होगा। अगेन लिसन स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट उस वक़्त रेट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी के इक्वल हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये के क्या है और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। के को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं या सिंपल रेट कांस्टेंट कहते हैं। ये अंडर गिवन कंडीशंस में के कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है। यानी ये कांस्टेंट एक खास टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर चेंज कर लेंगे तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। दूसरी बात, हम के यूनिट्स की बात करते हैं, हम आगे जाके ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि के की जो यूनिट्स है वो मुख्तलिफ ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मुख्तलिफ होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट कुछ और होती है, सेकंड के लिए कुछ और होती है, और थर्ड के लिए कुछ और होती है। यानी इसके जो है यूनिट्स है वो के हर ऑर्डर के रिएक्शन के लिए कांस्टेंट नहीं रहते। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने रेट इक्वेशन मालूम किया। अगेन रेट इक्वेशन या वो इक्वेशन होता है जो रेट का कंसंट्रेशन और के साथ ताल्लुक को जाहिर करता है। अब इस रेट इक्वेशन के जरिए हम ये मालूम करते हैं कि रिएक्शन रेट रिएक्टेंट नंबर 1 यानी ए पे कितना डिपेंड करता है और रिएक्टेंट बी पे कितना डिपेंड करता है। तो इसी तरह ये जो पावर्स होंगे रेट लॉ या रेट इक्वेशन में, इनको ऐड करेंगे तो जो आएगा वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसको इस तरह डिफाइन करने की कोशिश की है, द सम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपीयरिंग इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मसलन ये A प्लस बी C प्लस D एक बन रहा था, उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ या रेट इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि A के पावर क्या है, X है, और B पावर Y है। तो हम इस रिएक्शन के लिए X प्लस Y करेंगे तो ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, रेट लॉ में जो
ये पावर से उनको ऐड करके जो उनका जो सम होगा वो उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सिंपल टर्म्स में हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, यानी केमिकल रिएक्शन के मिक्सचर के दौरान उन मॉलिक्यूल्स की तादाद जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, तो उनकी तादाद को हम ऑर्डर कहते हैं। और ये हर रिएक्टेंट के लिए सेम नहीं होता। मसलन ए के ज़्यादा मॉलिक्यूल हो सकते हैं टाइम के साथ, वो ज़्यादा चेंज कंसंट्रेशन में उनकी ज़्यादा चेंज आए, बी के कम हो सकते हैं या बी के ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट वेरी करता है और उनके सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये देखें, मसलन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखा है A प्लस बी सी प्लस डी। अब देखें ए के सामने 1 है और बी के सामने 1 है। इसके लिए मैंने रेट लॉ जब लिखा तो इस 1 या इस कोएफिशिएंट 1 को देख के नहीं लिखा, बल्कि एक्सपेरिमेंटली मैंने डिटरमिन किया। तो a पावर 1 आ रहा था और b पावर भी 1 आ रहा था, क्योंकि ये मैंने एक्सपेरिमेंटली मैं डिटरमिन कर सकता हूँ। वैसे इक्वेशन को देख के बताना ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम कहते हैं कि a पावर 1 है, रेट ऑफ यानी रेट लॉ या रेट इक्वेशन में a पावर 1 है, तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट a के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह b पावर b 1 है, b के ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, तो ये b के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो रिएक्शन दिया है रिएक्टेंट ए के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि इसका पावर 1 है, बी के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि इसका पावर भी 1 है। अब ओवरऑल रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है, क्योंकि और ऑर्डर मालूम करने के लिए हम क्या कर लेंगे? 1 प्लस 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट प्लस इसका कोएफिशिएंट ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर होगा। यहाँ पे एक और इक्वेशन मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पे आप देख लेंगे, इसके लिए मैंने रेट इक्वेशन लिखा है a पावर 1 b पावर 2। इत्फाक से यहाँ पे कोएफिशिएंट भी 2 है, ये 2 नहीं है बल्कि ये दोनों मैंने एक्सपेरिमेंटली, ये 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 1 है, और ये पावर 2 इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे पावर 2 है। ये रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। तो इस इक्वेशन का रेट लॉ हमने मालूम किया तो ए कंसंट्रेशन पावर 1 आ रहा था और बी कंसंट्रेशन पावर 2 आ रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट ए के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है और रिएक्टेंट बी के लिहाज से सेकेंड ऑर्डर है। और एक रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मालूम करने के लिए मैं 1 प्लस 2 यानी फर्स्ट पावर प्लस सेकेंड रिएक्टेंट का पावर ऐड कर लूंगा, तो ये रिएक्शन हमारे पास थर्ड ऑर्डर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब रिएक्शन का जो ऑर्डर है हमेशा जो है कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, कभी पावर 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर होगा। कुछ ऑर्डर्स फ्रैक्शनल भी होते हैं, इवन कुछ ऑर्डर नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा हायर वैल्यू वाले ऑर्डर्स कम होते हैं, क्योंकि एक साथ इतने से ज़्यादा मॉलिक्यूल का टकराना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि रिएक्शन विथ हाई ऑर्डर्स आर रेयर, ये बहुत क्या होते हैं? कम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेसन। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको तमाम प्रीवियस वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके साथ कोई कमेंट वगैरह हो तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है? तो ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं। तो डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा हम ये जो इम्पोर्टेंट रेट इक्वेशन या रेट लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, इसको हम रिवाइज करते हैं। ये जो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है और ये जो पावर्स है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये पावर्स मालूम करके इनको ऐड करके हम रिएक्शन का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे
के जो कांस्टेंट आता है उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की हमारे पास यूनिट हो तो हम